Hello aspirants, in this lecture, here you will see various types of format of questions. Those may be asked in your exam along with RC, close test, para jumble, sentence rearrangement, है ना। और इसके अलावा आपको क्या पूछा जाता है, एरर्स पूछे जाते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन भी उसका फॉर्मेट हो सकता है। सो इन सब के अलावा और क्या फॉर्मेट हो सकता है आपके पेपर में, जो आपको वैरायटी देखने को मिल सकती है कि उसी ही चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को जो कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी पे भी बेस्ड हैं, तो उन्हीं चीज़ों को और किस पैटर्न में पूछा जा सकता है। सो आज हम वेरियस फॉर्मेट्स देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देखिए ये डायरेक्शन दिया हुआ है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अ शॉर्ट पैसेज इज गिवन विद वन ऑफ द लाइंस इन द पैसेज मिसिंग। एक छोटा सा पैसेज है, ठीक है, पैसेज में क्या है, एक लाइन जो है वो मिसिंग है और उस लाइन की जगह क्या है, ब्लैंक दिया हुआ है। सिलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ 5 आंसर, और उसके लिए 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ही सेंटेंस मिसिंग है और 5 ऑप्शंस हैं। पांचों ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, चूज करना है कि वहां पे कौन सा जो है उन पांचों में से वो सेंटेंस क्या है, पूरे के पूरे पैराग्राफ के मीनिंग को फिल करेगा। चॉइसेस गिवन टू मेक द पैसेज कंप्लीट एंड कोहेरेंट। मीनिंगफुल और कंप्लीट करने के लिए उस पैसेज को उन पांचों ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है। लेट्स सी इनटू इट। हाँ जी, this is our paragraph short passage. We today revel in the idea that we are living in a world of science and science work wonders for us. हम साइंस के वर्ड में रह रहे हैं, ठीक है, और साइंस जो है हमारे लिए क्या है, वंडर्स कर रहा है, करते जा रहा है। इट इज एविडेंट दैट साइंस हैज रेवोल्यूनाइज्ड रेवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न लाइफ। जो है उसने मॉडर्न लाइफ में रेवोल्यूशन लेके आया है, साइंस काफी हद तक उसको चेंज किया है। What our forefathers half a century ago, that means 50 years ago, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो जिस चीज के बारे में ड्रीम भी नहीं कर सकते थे, could not even dream of, we have that on our back end call, वो हमारे पास है अभी इस टाइम पे, ठीक है जी। यहाँ पे एक ईडियम है बैक एंड कॉल, इसको आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पे इसको ये मतलब अगर यूज हुआ है तो दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बटन इज प्रेस्ड, एक ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेंटेंस आएगा इनमें से। अ बटन इज प्रेस्ड द रूम गेट्स फ्लडेड विद लाइट। सो ये लाइट के बारे में, पहले किस चीज के बारे में, साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसका मेंशन करा गया है, अ बटन इज प्रेस्ड, दैट मीन्स स्विच बटन की बात हो रही है, ठीक है, स्विचेस की बात हो रही है, आई गेस सो। सो एक बार एज्यूम करके चलते हैं। द रूम गेट्स फ्लडेड विद लाइट, जब लाइट बोला गया है कि रूम, एक बटन ही प्रेस करना होता है और रूम में इतनी सारी लाइट आ जाती है, फैन मूव्स, फैन चलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है जी, लाइट की बात हो रही है यहाँ पे। एसी कूल्स और वार्म्स द रूम, वाटर इज बॉइल्ड और कूल्ड इवन इज फ्रोजन, जो फ्रोजन वाटर भी होता है, दैट मीन्स जो मतलब बहुत क्विकली ये चीजें हो रही है। ईटेबल्स कैन बी प्रिजर्व फॉर डेज, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो रही है, बट फिर भी हम पांचों ऑप्शंस में से देख लेते हैं। आर्टिफिशियल लिम्स कैन बी फिटेड इनटू द डिसेबल बॉडीज, इवन किडनीज एंड हार्ट्स, ठीक है, ये भी साइंस से ही रिलेटेड है, ये टर्म भी साइंस से ही है। पर यहाँ पे उसके बाद वाला जो है, अ बटन इज प्रेस्ड, सो या बटन यहाँ पे प्रेस कर, नहीं, नो सेंस इज हेयर। Meaning of communication, the fax, the email, the mobile smartphones are really wonderful means given to us by science. बिल्कुल ये भी साइंस से रिलेटेड है, बट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की यहाँ पे हमें कोई भी बात नजर नहीं आ रही है। Next, electricity is a wonder and what is it is doing would have appeared to be a fairy tale for our forefathers. देखिए forefathers को यहाँ पे भी मेंशन करा गया था, ठीक है, लाइट का रेफरेंस आया, इलेक्ट्रिसिटी का, सो ये ही जो है हमें अभी तक करेक्ट ऑप्शन लग रहा है तीनों में से। बाकी भी दो ऑप्शंस आपको जल्दी से रीड करने हैं, अगर आपको श्योरिटी भी है ना तब भी, 99% भी अगर आप श्योर हो तब भी आपको क्या करना है, रीड करने हैं। ह्यूमन लेबर has been minimized but that has led to a more luxurious living and length of physical activity. ऐसा कोई रेफरेंस यहाँ पे नहीं था। The words is getting exposed to the situations of great alarms and danger, GMOs, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रॉप्स का कुछ मेंशन ही नहीं करा गया, ठीक है जी। सो डेफिनेटली जो है वो सी ही जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए ये था थोड़ा
अभी इतना टफ लेवल आपको मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, जस्ट मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट बताना चाह रही हूँ कि ऐसा फॉर्मेट भी आ सकता है, जो कि एक पैराग्राफ दिया है, अगेन रीडिंग कैपेबिलिटी पे ही है, ना तो ये आरसी है, ना ही ये क्लोज टेस्ट है, ठीक है? और मतलब कुछ हटके है, एक सेंटेंस ही पूरा का पूरा क्या है, मिसिंग है और उस सेंटेंस को आपको यहाँ पे फिल अप करना है। नेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो क्या है, सेंटेंसेस को कंबाइन करना। डायरेक्शन इज हियर, चूज द एप्रोप्रिएट फ्रेज और कनेक्टर और कंजंक्शन, ठीक है? सो कंजंक्शन, फ्रेज, कनेक्टर जो भी एप्रोप्रिएट है वहां पे फ्रॉम द गिवन 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस दी गई हैं व्हिच कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस। देखिए 2 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, 2 सेंटेंसेस 1 एंड 2, ठीक है? इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने जॉइन करना है, ठीक? क्या यूज करते हुए, कनेक्टर, कंजंक्शन या फिर फ्रेज जो कि दिया होगा 3 ऑप्शंस में। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस भी दिए होंगे आगे, ए बी सी, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इन तीनों में से एक को चूज करना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा कंजंक्शन है या कौन सा ऐसा कनेक्टर है जिसको यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? implying the same meaning as expressed in the statement sentences। मीनिंग इन दोनों में जो है वो दोनों का मीनिंग सेम रहना चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ऐसा कनेक्टर हमें चूज करना है, ठीक है जी? लेट्स सी इनटू द एग्जांपल। देयर वाज अ मीटियोर शार इन स्पेस। स्पेस में क्या दिखा, मीटियोर दिखा। द क्रू डिड नॉट नो हाउ टू अवॉइड द मीटियोर्स, और क्रू को नहीं पता था कि मीटियोर्स को कैसे अवॉइड करना है। देखिए मीटियोर दिखा स्पेस में एंड, और क्रू को नहीं पता था, डिड नॉट नो, सिंस जबकि क्रू को नहीं पता था या पर क्रू को नहीं पता था। मीटियोर शार सॉरी मीटियोर जो है वो स्पेस में दिखा, पर जो है वो क्रू को क्या नहीं पता था कि इनको अवॉइड कैसे करना है, हाउ टू अवॉइड, ये तो नहीं पता था, ठीक है? सो करेक्ट जो कनेक्टर है यहाँ पे वो क्या होगा, बट। अब मैंने कैसे इसका आंसर बता दिया और आपको टाइम थोड़ा लगेगा, कब कब जब आप ग्रामर का ये टॉपिक अच्छे से जानते हो, कंजंक्शन के बारे में आपको नॉलेज है कि एंड कब लगाते हैं, बट कब लगाते हैं और सिंस कब लगाते हैं। अगर तो आपको इसकी नॉलेज है तभी आप ये जो है विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो गेस लगा के भी किसी का करेक्ट हो सकता है, पर अगर करेक्ट हो सकता है तो उतने ही चांसेस क्या हैं, रॉन्ग होने की हैं, ठीक है? सो हमें चांस नहीं लेना, जहाँ पे हम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं हमें करना है। सो देखिए एंड कहाँ पे यूज होता है, इन तीनों का तो मैं आपको भी बता देती हूँ। एंड यूज होता है जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है? सिंस यूज होता है जब एक स्टेटमेंट है, मतलब कॉज बताया गया है और दूसरा उसका कारण बताया गया है, तब सिंस यूज होता है रीजन बताने के लिए। और जो बट है वो क्या है, वो दो ऑपोजिट स्टेटमेंट के लिए होता है, यानी कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है और दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो तब क्या यूज होता है, बट। तो हमारा जो है वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट वाला कौन सा होगा, बी, ओनली 3 बट, ठीक है जी? सो बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए इसी की और एग्जांपल है, मिथुन कार डिडंट स्टार्ट दिस मॉर्निंग। जो मिथुन की कार है वो मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं हुई आज। ही गॉट अ जंप start from his neighbor and was able to make it to his appointment on time। मतलब उसने अपने नेबर की हेल्प ली और अपनी जो अपॉइंटमेंट थी उस पे टाइम पे पहुंच गया। देखिए मिथुन की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो 3 ऑप्शंस है हमारे पास। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो है कनेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा कि मिथुन की कार आज मॉर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, फिर भी उसने क्या है, हाउएवर का मतलब क्या है, फिर भी उसने मैनेज कर लिया। बिकॉज, क्योंकि उसने मैनेज कर लिया इसलिए कार नहीं स्टार्ट हुई, तो ये कोई मतलब रीजन नहीं बताया जा रहा, तो बिकॉज तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो दैट का मतलब होता है इसलिए कि। मिथुन की कार इसलिए स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि उसने अपने नेबर से हेल्प ले ली, नहीं जी ऐसा भी नहीं है, तो ये दोनों ही क्या है, गलत हैं। तो हाउएवर जो है वो करेक्ट आंसर है। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी किसी ना किसी तरीके से, ठीक है जी? सो ओनली 1, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टाइप देखिए आप, नेक्स्ट फॉर्मेट देखिए, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। ठीक है, आपको हर एक सेंटेंस को पढ़ना है कि यहाँ पे कोई एरर है या नहीं। द एरर इफ एनी विल बी इन वन और मोर सेंटेंस, देन चूज द सेंटेंस विदाउट एरर एज योर आंसर।
आपके पास 5 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको पाँचों को चेक करना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप एग्ज़ामिनर क्या है आपका टाइम ले रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों? क्योंकि पेपर ही किस चीज़ का है, टाइम मैनेजमेंट का। आपको टाइम को मैनेज करते हुए एक्सीलेंस को पार करना है, ठीक है? यहाँ पे पर क्या है, टाइम कैसे वेस्ट करता है एग्ज़ामिनर, उसने क्या दिए हैं, ज़्यादा सेंटेंसेस दे दिए हैं, जैसे 4 से 5 सेंटेंसेस दे दिए हैं, उनको आपको सबको चेक करना है। देन आपको वो वाला स्टेटमेंट जो है, वो वाला सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें कोई एरर नहीं है। वो क्या होगा, वो ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर होगा। अगर कह रहा है कि अगर आप इफ देयर इज एरर इन ऑल द सेंटेंसेस, अगर सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, सब सब सेंटेंसेस में एरर है, तो फिर आंसर कौन सा होगा, ई। सो पंचुएशन के जो एरर्स हैं वो इसमें काउंट नहीं होंगे, उनको इग्नोर करना है अगर कोई हैं तो। पंचुएशन एरर्स होते हैं, कोमा का एरर, फुल स्टॉप का एरर, ठीक है, सेमी कॉलन कॉलन का एरर, तो वो हमें अवॉइड करने होते हैं। हाँ जी, 4 सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं, इनको हमें चेक करना है। हैं भी सेंटेंसेस, देखिए बड़े-बड़े सेंटेंसेस हैं, है ना? कोई छोटे सेंटेंसेस नहीं है जिनमें ईज़िली एरर चेक हो जाएगा। सो बहुत ही, अगर आप एक्सपर्ट हो एरर्स में, कैसे होगे? जब आपको ग्रामर में पूरा आपकी कमांड है, पूरा आपका होल्ड है ग्रामर पे, तभी आप इसमें एक्सपर्ट हो पाओगे, ठीक है? तो वन बाय वन रीड करते हैं और लेट्स सी इनटू दीज़ सेंटेंसेस. The cabinet secretary has mentioned that if officials turn up without practice and their performance is not up to the mark, we run the risk of the record claim in the Guinness Book of World Records affected. द कैबिनेट सेक्रेटरी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, मेंशन्ड हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, दैट ये मेंशन किया है कि इफ अगर ऑफिशियल्स टर्न अप वर्क विदाउट प्रैक्टिस एंड देयर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, अगर ऐसा कुछ होता है, वी रन द रिस्क ऑफ द रिकॉर्ड क्लेम इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. हाँ जी, यहाँ पे इफेक्टेड नहीं आएगा, यहाँ पे अफेक्टेड आएगा। ये जो है ऑलरेडी मैं आपको एक जो है बैच उनको बता चुकी हूँ, आपको भी बता देती हूँ कि इफेक्ट और अफेक्ट में क्या फ़र्क होता है। देखिए अगर किसी चीज़ का पीछे है कॉज़, ठीक है? किसी चीज़ के पीछे अगर कॉज़ है, तो उसका क्या होगा? इफेक्ट होगा, ठीक है? इफेक्ट जो है और इसका क्या हिंट है, कॉज़ एंड इफेक्ट। कॉज़ जिसका होगा उसी का इफेक्ट होगा, और जो इफेक्ट है मैक्सिमम टाइम्स किसकी तरह यूज़ किया जाता है? नाउन की तरह। और जो दूसरा है अफेक्ट, वो क्या है? अगर कोई चीज़ हुई है, कोई एक्शन हुआ है, एक्शन का मतलब ही क्या होता है? वर्ब। और याद कैसे रखना है आपको मैं बता देती हूँ। ए से कौन सा शुरू हो रहा है? अफेक्टेड, ठीक है? और ए से क्या शुरू हो रहा है? एक्शन। तो एक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ब। दैट मीन्स अफेक्ट जो है वो मैक्सिमम टाइम किसकी तरह यूज़ होता है? वर्ब की तरह ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे इफेक्टेड मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे वर्ब आना था, तो वर्ब जो आना था वो क्या होगा? ई वाला नहीं, वो क्या होगा? ए वाला होगा। ठीक है, सिंपल है। कॉज है तो इफेक्ट है, और इफेक्ट हमेशा नाउन होता है, ये आपको पता चल गया। और अफेक्टेड ए से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई एक्शन होता है तभी उसका जो प्रभाव पड़ता है उसके लिए ए वाला अफेक्ट यूज होता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे अफेक्टेड आएगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या है? रॉन्ग है। दैट मीन्स इसमें एरर है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। उन्होंने यही बोला है ना डायरेक्शंस में कि जो एरर, जहां जिस सेंटेंस में एरर है वही आपका आंसर होगा। इंटरेक्शन टू बिजनेस लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इज, देखिए इंटरेक्शन पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इंटरेक्शन टू नहीं होता है, इंटरेक्शन विद होता है। जैसे कि जब लाइव लेक्चर होते हैं तो उसका थीम भी क्या रखा जाता है? इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, है ना? इंटरेक्शन टू स्टूडेंट्स नहीं होता, विद होता है। तो इंटरेक्शन के बाद क्या आता है? कौन सा प्रेपोजिशन आता है? विद। तो इसमें भी एरर है, ये भी गलत है। तो बी एंड डी की ऑप्शन हमारे पास है, दैट मीन्स ये क्या है? सॉरी, बी एंड डी की है। हमने अभी तक कौन सा किया? ए एंड बी। तो हमारा इनमें से कोई भी आंसर अभी तक नहीं बनता है। अनप्लैन्ड डेवलपमेंट, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड पब्लिक कंसर्न। देखिए यहाँ तक भी जब हमने कर लिया है ना तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट फिर भी आपको मैं बता देती हूँ कैसे पहुंच सकते हैं, वो पहले बताती हूँ और उसके बाद इन दोनों को डिस्कस करते हैं। ओनली सी, ठीक है? सी हमने अभी तक देखा नहीं है, तो ये इन दोनों आंसर्स की क्या है? अभी तक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है क्योंकि हमने नहीं देखा। बी एंड डी, बी जो है वो गलत है, डी हमने अभी तक देखा नहीं है। फिर लिखा है सी एंड ए, तो सी को देखना ही है पहले हमें। देखिए अनप्लैन्ड डेवलपमेंट फर्स्ट, उसके बाद लिखा है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल सेकंड, और पब्लिक कंसर्न। तो तीन चीजें हैं, दैट मीन्स जो सब्जेक्ट है
इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर अकेला लिखा होता अनप्लान्ड डेवलपमेंट तो सिंगुलर है, दूसरी चीज भी लिखी है, तीसरी भी लिखी है, एंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2 और 3। जब ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं मतलब प्लूरल है तो तब वर्ब कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, हैज था, पर आएगा क्या, हैव आएगा। तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में क्या आएगा, हैज की जगह हैव, तो ये भी गलत है। अब क्या है, ए बी सी तीनों ही गलत हैं, तो वैसा तो कोई ऑप्शन पड़ा नहीं हुआ। तो ए बी सी अगर तीनों ही गलत हैं, तीनों में ही एरर है, तो दैट मीन्स आंसर कौन सा बचा, ओनली सी नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी में भी है, ओनली डी नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी में है, तो ये दोनों ऑप्शन ही क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। यहीं से पता चल गया था जब हमने ए और बी को चेक कर लिया था कि ओनली सी तो नहीं हो सकता, सिर्फ सी गलत नहीं है क्योंकि ए और बी भी हैं, डी भी अकेला नहीं हो सकता, बोथ बी एंड डी। जब ए भी है तो ये वाला ऑप्शन भी कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर बोथ सी एंड ए, तो हम बी को पहले से गलत कर चुके थे, तो बचा ही कौन सा, ई। तो अगर हम इसको नहीं भी चेक करते हैं ना डी वाले को, तब भी हमें पता चल गया कि इसका आंसर ई है। तो अगर हम चेक करते हैं उससे होगा क्या, श्योर हो जाएंगे। नहीं चेक करते तो उससे और ज्यादा क्या होगा, कॉमन सेंस अगर अप्लाई करके आपने पहले ई ऑप्शन चूज कर लिया है तो उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, और वही हमें करना होता है, ठीक है। हमें क्या है, अपने दिमाग को यूज करते हुए, टाइम को बचाते हुए ही चीजों को क्या है, अटेम्प्ट करना है, ठीक। तो आपको यहाँ पे जब आपने ए और बी को गलत कर दिया तो आप यहाँ पे ही जजमेंट कर सकते थे कि ओनली सी दिया हुआ है, मतलब अकेला सी गलत है। तो सी गलत है तो फिर ए और बी, मतलब मैंने तो चेक कर लिया कि वो तो गलत है और मैं इनको लेके श्योर हूँ। इफेक्टेड और अफेक्टेड का अगर मुझे नॉलेज है तो मैं श्योर हूँ, तभी मुझे ये एरर मिलेगा, नहीं तो ये एरर मिलने भी नहीं वाला। अगर आपको इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क ही नहीं पता तो ये आपको एरर नहीं मिलेगा। पता है तो आप श्योर हो इस चीज को लेके कि यहाँ पे अफेक्टेड ही आएगा। देन इंटरेक्शन के साथ प्रेपोजिशन विद आता है, इसको लेके भी हम श्योर हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है सी। सी को हमने अभी तक नहीं भी चेक किया, तो ए ऑप्शन गलत है, बी गलत है, सी गलत है। कैसे, बी एंड डी लिखा हुआ है तो ए में भी तो है, तो फिर यहाँ पे ए बी डी होना चाहिए था। सी एंड ए है तो बी में भी तो है, फिर यहाँ पे ए बी सी होना चाहिए था, ठीक है। तो दैट मीन्स ए बी सी तीनों ही हैं, तो अभी तक चाहे डी, हाँ जी डी में मैं आपको अभी एरर बता देती हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिलीज अ डिटेल्ड रिपोर्ट असर्टिंग दैट द यूनियन गवर्नमेंट हैज often refused। यहाँ पे देखिए रिलीज्ड सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, सिंगुलर प्लूरल का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। asserting that द यूनियन गवर्नमेंट हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। टू प्रोसिक्यूट द आर्मी और पार्लियामेंट्री पर्सनल अक्यूज्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक्यूज करा गया है इसको, पार्लियामेंट पर्सोनल को एक्यूज करा गया है किस चीज के लिए, ह्यूमन राइट्स मिस यूजेस के लिए। देखिए ह्यूमन राइट्स के साथ जब भी कुछ गलत होता है तो वहां पे मिस यूज नहीं टर्म यूज करते, वहां पे टर्म यूज करते हैं अब्यूजेस। तो यहाँ पे हम इसको पूरे को एनालिसिस करते हैं एक बारी। देखिए हो चुका है हमारा, सॉल्व हो चुका है, पर एनालिसिस करने का मीनिंग क्या है वो सुनिए आप, ठीक है। एनालिसिस का मीनिंग क्या है कि ये वाला जो एरर है ये किस पे एरर है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे, है ना। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की इफेक्ट और इफेक्ट, बेसिकली वोकैब भी बोल सकते हो आप उसको, वोकैब का ही पार्ट होता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। और उसके बाद ये जो विद है दैट मीन्स प्रेपोजिशन का एरर है, यानी कि ग्रामर का एरर है। तो ये वोकैब का, ये ग्रामर का, उसके बाद ये भी ग्रामर का एरर था। बहुत ही सिंपल था कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। देन अगेन ये वाला एरर कौन सा है जो लास्ट वर्ड में है कि मिस यूजेस की जगह अब्यूजेस आएगा, अगेन ये आपका वोकैब का एरर है। तो दो ग्रामर के हैं, दो वोकैब के हैं, तो यू हैव टू चूज कि अब आपको ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना है या वोकैब पे, नहीं, इक्वल इक्वल देना है। जैसे कि सर आपको बोलते हैं कि प्रीलिम्स पे और आपको मेंस पे, दोनों पे ही इक्वली अटेंशन देना है, इक्वली अटेंशन पे करना है। तो इंग्लिश का अगर आप स्ट्रेटजी के बारे में पूछते हो तो ग्रामर पे और रीडिंग कैपेबिलिटी पे, दोनों पे ही आप क्या है, रीडिंग कैपेबिलिटी मतलब अपनी वोकैब इंक्रीज होती है उससे, है ना। तो वो सारे ही उसके क्या हैं, रिजल्ट आउटपुट्स हैं वो सारा। अगर आपका रीडिंग कैपेबिलिटी होता है, इंक्रीज होता है, तो आगे सब कुछ ही आपका मतलब सेटअप हो जाता है कि वोकैब भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में भी हेल्प होती है, क्लोज टेस्ट को समझने में भी हेल्प होती है। तो ये सारा क्या है, उसका आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट आपको क्या स्टार्ट कहाँ से करना है, रीडिंग कैपेबिलिटी से। तो एक तरफ वो है और दूसरी तरफ ग्रामर है, तो 50-50 दोनों को ही आपने क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं सोचना कि ग्रामर से तो कुछ नहीं आता तो उसको नहीं करेंगे। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, उसके माइंड में क्या चल रहा है, कुछ भी आ सकता है। सो प्लीज डोंट इग्नोर एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है।
Thank you for this lecture.